स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज। एक वर्ड पढ़ा होगा आपने कि भाई एवरेज। आपके पास, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बाइक है, तो पूछते हैं ना भाई कि बाइक कितना एवरेज देती है, कार कितना एवरेज देती है। सो एवरेज का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के मार्क्स आए, किसी के 5 मार्क्स आए, किसी के 7 आए, किसी के 9 आए, 8 आए, 10 आए, 7 आए, ठीक है। 6 बच्चों का डाटा हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 6 बच्चों का डाटा हमने ले लिया। सो इन बच्चों में एक के 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स और 7 मार्क्स, ठीक है। तो अब पूछा जाता है कि भाई अच्छा ठीक है, इनका एवरेज क्या है। सो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना भी आपके पास डाटा है उस डाटा को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे हम, और कितना नंबर है वो, कितने नंबर ऑफ डाटा है उससे डिवाइड कर दो। तो कितने नंबर ऑफ डाटा है, 6 नंबर ऑफ डाटा है। सो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5, 7, 12, 12 + 9 21, 29, 21 + 8 29, 39 और 46। सो ये आ गया आपका 46/6, जो भी कैलकुलेट करके आए 7 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, 7.5 समथिंग। सो इसको बोलते हैं इसका एवरेज। एवरेज का दूसरा नाम है अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन भी यही है आपका, ठीक है। बट ये क्या है कि आप 2 चीज़ों के लिए भी निकाल सकते हो। जैसे आपका और आपके फ्रेंड का वेट कितना है, एक का 20 kg है और एक का 22 kg है। सो अगर पूछा जाए कि भाई आपका अर्थमेटिक मीन क्या है, 20 kg और 22 kg, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जितना नंबर ऑफ डाटा आपने लिया है उसको उसी से नंबर से डिवाइड कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा 42/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 21। सो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया आपका 21 आ गया, ठीक है। सो इस तरह से अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अभी मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्लेयर है जिसने कुछ रन स्कोर किए हैं, ठीक है। वो डाटा आपको दिया गया है कि एक प्लेयर ने रन स्कोर किए हैं 36, पहली पारी में 36 बनाए, फिर 35 बनाए, फिर 50 बनाए, उसके बाद 46 बनाए, उसके बाद 60 बनाए, उसके बाद बनाए उसने 55, ठीक है। सो अब इसका पूछ रहा है कि भाई एक इनिंग में उसने कितने रन बनाए, ठीक है, मतलब उसका पर इनिंग कितना एवरेज आ रहा है। सो पर इनिंग कितना एवरेज आ रहा है, वो टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज या मीन कैसे निकालेंगे, तो सबको ऐड कर दो, 36, 35, 50, 46, 60 + 55। कितने से डिवाइड करेंगे इसको हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनिंग्स उसने खेली है। सो 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद ये आया 282/6, तो ये आ गया 47। सो उसका एवरेज कितना है पर इनिंग का, 47, ठीक है। सो इसका इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सो अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का मीनिंग होता है कि भाई एक एवरेज जो है वो दैट इज़ कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अब मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ कि आप
एक वीक के अंदर कितने घंटे सोते हो, हर दिन में आप कितने घंटे सो रहे हो, उसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है या एवरेज निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं मंडे को आप सोए 7 आवर्स, ट्यूसडे को आप सोए जो है 8 आवर्स, फ्राइडे को ज़्यादा सो लिए 8 घंटे, सैटरडे को ज़्यादा सो लिए 10 घंटे सो लिए। सो आपको क्या करना है कि एक एवरेज निकालना है अपने स्लीपिंग आवर्स का। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि फाइंड योर एवरेज ऑफ स्लीपिंग आवर्स इन 1 वीक। ओके, 1 वीक के अंदर आपका कितना एवरेज रहा स्लीपिंग आवर्स का। दूसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 5 नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड एट लीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मैंने क्या बताया, आपको मीन बताया मैंने। मान लेते हैं ये 10 है और ये 20 है। ठीक है, नंबर लाइन हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर ये 10 है और ये 20 है, सो 10 और 20 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, बहुत सारे नंबर लाई करेंगे। सो यहाँ पे जो इसके बिल्कुल सेंटर में होगा, जो हमने बात करी अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि पहली चीज़ को दूसरी चीज़ से प्लस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। सो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 30/2 दैट इज़ 15। ठीक है, 15 आ गया। सो 15 कहाँ पे लाई करेगा, 15 लाई करेगा इसके सेंटर में। सो आपको ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज 2 नंबर के बीच में लाई करता है, बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। अब ये आपने 10 और 20 के बीच में एक नंबर निकाल लिया, कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई 1/2 और 1/3 के बीच के आपको 5 नंबर बताने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हुए 5 नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो आपने एक नंबर फाइंड कर लिया, दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लो। अब 10 और 15 का अर्थमेटिक मीन निकाल लोगे तो यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा आपको, है ना। 15 और 20 का अर्थमेटिक मीन निकाल लोगे तो यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। तो कितने नंबर मिल गए आपको, अभी 3 नंबर मिल गए। अभी ये नंबर आपने एक निकाला, इस नंबर का और 10 के बीच का नंबर निकाल लो अर्थमेटिक मीन से, ये नंबर आ जाएगा। कितने हो गए, 4। अब इस नंबर के बीच निकाल लो, ये नंबर आ जाएगा। कितने नंबर हो गए, 5। सो इसी तरह से आप थाउजेंड्स ऑफ नंबर, अनलिमिटेड नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2 नंबर के बीच में। ठीक है, सो इस तरह से इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए अब आगे चलते हैं अर्थमेटिक मीन से। अब पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक मीन के बाद पढ़ते हैं हम रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है। रेंज का मतलब है आपका कि आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है, सो उस डाटा में जो लोएस्ट है, लोएस्ट कितना है और हाईएस्ट कितना है। जैसे आपने अभी सबसे पहले हमने एक डाटा अरेंज किया था जिसमें मार्क्स हमने अरेंज करे थे। ठीक है, सो मार्क्स जो है मिनिमम कितने थे और मैक्सिमम कितने थे। मिनिमम थे मार्क्स 5 और मैक्सिमम मार्क्स थे 10। तो रेंज कितनी हो गई, 5 से लेके और 10 तक रेंज हो गई। समझ गए बात। रेंज का मतलब है कि जो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक आ रहा हो उसको बोलते हैं रेंज। चलो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन दिया आपकी बुक में, द एज इज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर ऑफ स्कूल आर। कुछ टीचर्स की 10 टीचर्स का डाटा हमारे पास दिया है। 10 टीचर्स एज दी है 10 टीचर्स की। एक है 32, एक है 41, 28, 54, 35 और 26, 23, 33, 38 और 40। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछा इसने, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। सो एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर कितना है, सबसे ज़्यादा एज किसकी है वो बताना है आपको। तो एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर 32, 41, 41, 54, 54। सो एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर कितनी है, 54 है। एज ऑफ यंगेस्ट टीचर कितनी है, सबसे यंग टीचर की एज कितनी है, 28 से भी कम है, 23। सो यहाँ पे आ जाएगा 23। सो यंगेस्ट टीचर की एज कितनी हो गई, 23 हो गई। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस इन द टीचर। सो अब रेंज बतानी है आपको दूसरे में। तो रेंज का मतलब क्या है,
कि जो सबसे हाईएस्ट है उसमें से लोवेस्ट को माइनस कर दो तो आपकी आ जाएगी रेंज। सो ये आ जाएगी 31 ईयर्स आ जाएगी यहाँ पे रेंज, 31 ईयर्स आ गई आपकी रेंज। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। सो मीन एज क्या है, मीन एज मतलब अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 23 33 प्लस 38 और प्लस 40। और कितने टीचर हैं टोटल, यहाँ पे टीचर्स हैं आपके टोटल 10 टीचर हैं, तो 10 से उसको डिवाइड कर देंगे हम। सो ये आ जाएगा आपका 350, सबको ऐड करोगे 350 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। सो ए मीन एज क्या आई, 35 आई। ठीक, मोड क्या होता है, देखो किसी डेटा जब हम लिखते हैं तो डेटा में क्या होता है, कुछ रिपीटेशन होता है ना, किसी डेटा का रिपीटेशन होता है तो उसको कहते हैं मोड। जिस डेटा का सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, सो उसको बोलते हैं मोड। जैसे हमने यहाँ पे लिया था रोल नंबर लिए थे यहाँ पे, और यहाँ पे लिए थे मार्क्स। ठीक है, रोल नंबर और मार्क्स, तो यहाँ पे लिखा मैंने अरेंज, एक टेबल लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं, मान लेते हैं 10 है, इसके 8 हैं, इसके 9 हैं, इसके 10 हैं, इसके 9 हैं, इसके 7 हैं, इसके 10 हैं, इसके 9 हैं, इसके 8 हैं और इसके 10 हैं। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि भाई अगर हम इसको टैली में बनाएं, टैली आपने सीखा होगा क्लास 6 में। सो टैली में अगर इसको बनाएं तो देखो यहाँ पे देखो कितने बार कौन से ऐसे मार्क्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। जैसे 10 अगर रिपीट, 10 को देखो कितनी बार लिखा है, 10 को कितनी बार लिखा है हमने, 1 2 3 4। सो 10 को लिखा है हमने 4 टाइम्स। ठीक है, और दूसरे मार्क्स कौन से हैं आपके, 9 है। सो 9 को कितनी बार लिखा है, 1 2 3। सो 9 को लिखा है 3 बार। 8 को कितनी बार लिखा है, 1 2। 8 को लिखा है 2 टाइम्स। और 7 को लिखा है हमने कितनी बार, 7 को लिखा है 1 बार। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा बार कौन सा मार्क्स रिपीट हुआ है, 10 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। सो जो मार्क्स सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं उसका मोड। तो क्या हो गया, इस टेबल के अंदर मोड क्या है, मोड इज़ 10 मार्क्स। ओके, सो कोई भी टेबल में, किसी भी डेटा में जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको ही डेटा को बोलते हैं उसका मोड। ओके, सो मोड बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा। या टैली टेबल जब आप देखोगे तो टैली टेबल में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी डेटा सबसे ज़्यादा बार अगर रिपीट हो रहा है सो उसको बोलते हैं हम मोड। ठीक है, अब किसी लार्ज डाटा का मोड कैसे फाइंड करते हैं, सो उसको सीखते हैं। पहले हम एक लिखते हैं डेटा। ठीक है, सो डेटा लिख लेते हैं एक 1 3 5 1 3 2 5 1 4 6 2 5 2 2 2 3 बार है, 4 1 2 3 1 1 2 3 2। ओके, 6 4 3 2 1 1 4 2 1 5 3 3 2 3 2 4। ठीक है, चलो ये छोटा सा कर देते हैं उसको। ओके, सो फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ द लीग। ये क्या है, मार्जिन्स हैं कि कितने गोल से वो टीम जीती है, मार्जिन्स ऑफ द लीग, ये गोल के मार्जिन है। ठीक है, सो अब क्या करना है हमें, इन्हें
फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मोड ऑफ द डाटा हमें फाइंड करना है। मोड का मतलब क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा बार कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हुआ है। सो देखेंगे हम, तो यहाँ देखो सबसे लोएस्ट क्या है हमारे पास 1 है। सो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, टेबल बनाओ सबसे पहले। सो यहाँ पे लिखा हमने मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री, ठीक है। सो मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री कितना है, या तो 1 गोल का है, 1 से लेके 6 तक है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 गोल का मार्जिन है यहाँ पे। उसके बाद है टैली बार। अब हमें टैली बार लगाना है। टैली बार आपने सीख लिया होगा 6th में, ठीक है। यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ मैचेस, ओके। सो अब 1 जो है कितनी बार मार्जिन हुआ है वो हमें देखना है। सो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है यहाँ पे 1, ठीक है। 1 गोल का मार्जिन कितनी बार हुआ है, 8 टाइम्स हुआ है। सो 8 को टैली में कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ठीक है। सो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, 8 मैचेस में ऐसा हुआ है जिसमें कि मार्जिन 1 गोल का रहा है। अब 2 का देखेंगे, 2 में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। सो 12 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 12 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें नंबर ऑफ मार्जिन 2 गोल्स का रहा है। तो इसको टैली में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए और ये हो गए आपके 12, ठीक है। अब 3 गोल्स का मार्जिन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 3 गोल्स के मार्जिन पे 7, टैली में लिख दो इसको, 5 6 7, तो 7। 4 का मार्जिन कितनी में है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इसमें 5 टाइम्स है तो यहाँ पे लिख दो 5 मैच। 5 का मार्जिन देखेंगे, 1 2 3, ओके। 5 का मार्जिन है 3 टाइम्स तो यहाँ पे लिख दिया 3। 6 का मार्जिन कितनी बार है, 1 2, ओके। 6 का मार्जिन है ओनली 2 टाइम्स। तो बच्चों अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका मोड कितना होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई है तो मोड क्या होगा यहाँ पे कि किसकी सबसे ज़्यादा मार्जिन, सबसे ज़्यादा बार कौन सा मार्जिन रहा है, 2 रहा है सबसे ज़्यादा बार मार्जिन, ठीक है। सो मोड क्या आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, क्योंकि 2 गोल का मार्जिन सबसे ज़्यादा बार रहा है 12 टाइम्स, ओके। सिंपल समझ गए मोड का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे एक और बना दो, टोटल की टेबल और बना दो कि भाई टोटल मैच कितने हुए। सो टोटल मैच कितने होंगे, 8 12 27 32 32 और 37 मैचेस हो गए। सो टोटल मैचेस हो गए आपके 37। सो 37 में जो मोड आया आपका, मोड कितना आया, 2 आया। यहाँ डाटा में जो मोड आया वो कितना आया, 2 आया, क्योंकि 2 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ओके। लेकिन अगर देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका मोड 2 भी हो सकते हैं, मोड 3 भी हो सकते हैं, ओके। सो अगर यहाँ पे क्या हो जाता, मान लेते हैं कि 1 जो है मार्जिन ऑफ विक्ट्री, 1 भी जो है 12 टाइम्स आ जाता, अगर 1 भी हमारा अगर 12 टाइम्स हो जाता तो यहाँ पे मोड क्या हो जाते, आपके 2 हो जाते। सो मोड हो जाते 1 एंड 2, आंसर आपके 2 हो जाते, मोड आपके 2 हो जाते। सो इसको बोलते हैं मोड। समझ में आई बात, मोड क्या होता है। उसके बाद अभी पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब है कि जो मिडिल में पड़ रहा हो, ठीक है।
तो सबसे पहला काम हमें, कोई भी डेटा अगर आपको दे रखा है उसका मीडियन हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना है। अरेंज किस में करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, ठीक है। और मिडिल जो टर्म पढ़ रही होगी दैट विल बी इट्स मीडियन, ठीक है। सो मीडियन बड़ा सिंपल है, जो टर्म मिडिल में पढ़ रही है उसको मीडियन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ डेटा दिया आपके पास 5, 7, 3, 2, 9, 8 और 7, ठीक है। ये आपके पास कुछ डेटा है, इस डेटा का आपको मीडियन बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको या तो असेंडिंग में लिखो या फिर इसको डिसेंडिंग में लिखो, दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। असेंडिंग में लिखो तो सबसे छोटा नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद है 7 2 बार है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, ठीक है। आपके पास कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में क्या करो, जो सबसे बीच वाला टर्म पड़ रहा है, बीच वाला ये पड़ेगा, 3 इसके लेफ्ट में है और 3 इसके राइट में है, ठीक है। सो इसको बोलेंगे इसका मीडियन, मिडिल वाली टर्म हो जाएगी मीडियन, ठीक है। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, 9 8 7 7 5 3 2। सो ये मीडियन हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगी, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 3 नंबर है और इसके राइट में भी 3 नंबर है। तो मीडियन निकालते हुए सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी देखिए यहाँ पे कितने थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, यहाँ पे 7 थी। 7 मतलब ओड, ठीक है। ये सब क्या थी आपकी, ओड थे ये नंबर। तो ओड में तो क्या होता है कि बीच वाला ले लो, आपके लेफ्ट में भी उतने नंबर बचेंगे, राइट में भी उतने नंबर बचेंगे। लेकिन अगर ये इवन होते, इवन मतलब अगर ये मान लो 9 ना होता तो आपके होते 3 2 3 5 7 7 8, 9 आपके इसमें दिया ही नहीं है। सो 9 मतलब क्या है, आपके अभी टर्म्स कितनी हो गई, इवन टर्म्स हो गई। तो इवन टर्म्स में 2 आपके मीडियन होंगी, क्योंकि आपको 2 लेफ्ट में रखने हैं और 2 राइट में रखने हैं, समझ गए बात। सो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 7 थी। तो 7 नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो 7 + 1 कर दो अपॉन 2 कर दो, तो कितना आया 4। सो यहाँ पे 4th टर्म हो जाएगी आपकी मीडियन। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो n + 1/2 कर दो, n + 1 2th टर्म होगी आपकी मीडियन। तो 7 + 1/2 दैट इज़ 4th टर्म। सो 4th टर्म यहाँ पे मीडियन हो जाएगी, 1 2 3 4th टर्म ये है। सो दैट विल बी इट्स मीडियन, ठीक है। सिमिलर फैशन में यहाँ पे होगा। तो नंबर अगर ओड है तो आपकी सिंगल मीडियन होगी, नंबर अगर इवन है तो आपकी 2 मीडियन हो जाएंगी। 2 कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी n + 1/2, सॉरी एक हो जाएगी n/2, एक हो जाएगी n/2 और एक हो जाएगी n/2 + 1। एक हो जाएगी n/2th टर्म, एक हो जाएगी n/2 + 1th टर्म। तो यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 हैं। तो एक हो जाएगी 6/2 और एक हो जाएगी 6/2 + 1। तो 6/2 हो गया आपका 3, यानी कि एक तो 3rd टर्म आ जाएगी और एक 4th टर्म आ जाएगी। सो 2 टर्म यहाँ पे मीडियन होंगी, 5 और 7। ये आपकी 3rd टर्म है, ये आपकी 4th टर्म है, ओके। सो ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डेटा अगर इवन है तो वहाँ पे 2 मीडियन होंगी, ओके। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम बार ग्राफ्स। देखो डेटा हमने अरेंज कर लिया, एक टेबल बना ली, उस टेबल से भी ज़्यादा बढ़िया अगर डाटा आपको अरेंज करना है, मतलब एक नज़र में देखते ही आपको बता देना है कि भाई सबसे ज़्यादा किसके हैं, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या है कि आपको कुछ ग्राफ्स बनाने हैं, ग्राफ के थ्रू आपको जो है समझाना है डेटा को। क्योंकि वो विजुअल डिस्प्ले है, विजुअल डिस्प्ले क्या है कि हमें याद रहता है, हमें अच्छी तरह से पता रहता है, ठीक है। वहाँ क्या करना पड़ेगा आपको कि स्केल चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है आपकी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है कि 200 स्टूडेंट ऑफ 6 and 7 क्लासेस वर आस्क्ड टू देयर नेम फेवरेट कलर सो एज टू डिसाइड। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। कुछ बच्चे हैं, बच्चों के कुछ फेवरेट कलर हैं, फेवरेट
कलर्स, ठीक है, उसकी टेबल बनाओ आप। एक फेवरेट कलर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो फेवरेट कलर कौन कौन से हैं? रेड है, रेड को पसंद करते हैं 43 बच्चे। दूसरा ग्रीन है, ग्रीन को पसंद करते हैं 19 बच्चे। तीसरा है ब्लू, ब्लू को पसंद करते हैं 55 बच्चे। चौथा है आपका येलो, येलो को पसंद करने वाले बच्चे हैं 49। और एक है ऑरेंज, ऑरेंज को पसंद करने वाले बच्चे हैं 34। ओके, सो अब इसको ग्राफ के बेस पे बनाना है, हम इसको ग्राफ बनाना है। देखो बच्चों, ग्राफ जब बनाओगे आप तो 55 जो है बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्केल चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ग्राफ पेपर होता है उसमें इतने इतने से बॉक्स होते हैं, है ना। एक बॉक्स को हम 1 यूनिट मानते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें कि 1 यूनिट को कुछ हम स्केल सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 55 बॉक्स बनाना आपकी बुक में पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसमें होते हैं 20-25 खाली होते हैं पूरे एक पेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ यूनिट्स मान लेंगे, ठीक है। बार ग्राफ जब भी बनाते हैं तो कुछ यूनिट हमें डिसाइड करनी पड़ती है। तो बार ग्राफ जब बनेगा तो वो एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच लो और एक लाइन वर्टिकल खींच लो, ठीक है। सो एक तरफ हमें जो है एक यहाँ पे 2 डाटा दिया हुआ है आपको। सो एक तरफ एक डाटा शो करेंगे, दूसरी तरफ दूसरा डाटा शो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरफ हम जो शो कर रहे हैं वो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहे हैं इस वाले लाइन पे, ओके। और यहाँ हम शो कर रहे हैं फेवरेट कलर। फेवरेट कलर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इस लाइन की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं फेवरेट कलर कि भाई रेड जो है फेवरेट कलर है किसी बच्चों का। तो कितने बच्चे हैं, देखो अब हम ये स्केल डिसाइड करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, जो यहाँ पे आप जो बॉक्स ले रहे हो, ठीक है, वो बॉक्स इतना सा है। तो इसकी अगर 1 यूनिट मानेंगे, सो 1 यूनिट को हम मान लेते हैं 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 55 है। 55 बॉक्स आपके एक पेज में होना इम्पॉसिबल है। तो अगर 1 यूनिट जो है 10 स्टूडेंट्स को दिखाएगा, सो 55 स्टूडेंट्स को कितने यूनिट दिखाएंगे, 5.5 यूनिट दिखाएंगे। भाई यहाँ तक एक बॉक्स तक 10 स्टूडेंट हो जाएंगे, अगले बॉक्स में 20 स्टूडेंट हो जाएंगे, उससे अगले बॉक्स में 30 स्टूडेंट हो जाएंगे, उससे अगले बॉक्स में 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, उससे अगले बॉक्स में 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमें दिखाना बहुत इजी हो रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आपका एक बॉक्स है यहाँ तक आपके 2 बॉक्स है, यहाँ तक 3 बॉक्स है, यहाँ तक 4 बॉक्स हैं, यहाँ तक 5 बॉक्स हैं। तो 5.5 बॉक्स, 5.5 बॉक्स कहाँ तक होगा, लगभग यहाँ तक, ठीक है। तो आपको जो रेड बनाना है वो रेड कहाँ तक बनाना है, 5.5 तक बनाना है। सो इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ओके। सो रेड जो पसंद करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये 40, ये 50 और ये 55 हो जाएगा, ठीक है। सो रेड पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 55 हैं। उसके बाद सॉरी रेड नहीं, ये यहाँ पे क्या है आपका, हाँ, इसको अरेंज कर लो आप। अरेंज कैसे कर लो कि रेड ग्रीन, रेड तो आपके 43 है ना, रेड को पसंद करने वाले 43 हैं, तो आपको 43 तक ही लेके जाना है इसको, ठीक है। तो आपको 43 कहीं यहाँ पे आएगा, सो 43 तक ही लेके जाना है। उसके बाद देखते हैं ग्रीन का 19 है, मतलब 20 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे कहीं ग्रीन लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देना है इसके बीच में, ठीक है। सो ग्रीन को स्पेस बराबर देना है, जितना ये होगा उतना ही यहाँ पे स्पेस देना है आपको। सो ग्रीन के कितने हैं, ग्रीन है आपका 19 मतलब कहीं यहाँ तक आएगा बस, ओके।
सो ग्रीन पसंद करने वाले बच्चे इतने हैं। देखो ये आपको क्या करना है कि जितनी इसकी विड्थ रखोगे उतनी ही विड्थ इसकी रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये आपने पतला सा बना दिया और ये बहुत चौड़ा बना दिया, तो ये नाप के बनाना है आपको। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्लू है। ब्लू कहाँ तक जाएगा, 55 तक जाएगा, तो यहाँ कहीं ब्लू होगा। सो ब्लू बना दो आप 55 तक। देखो ग्राफ पेपर में आपके पास स्केल होगा, तो स्केल से बहुत अच्छी तरह इसको मेजर करके बना सकते हो। उसके बाद येलो, येलो कहाँ है, 49 यानी कि लगभग 50 तक जाएगा ये। यहाँ पे आ गया आपका येलो। सो यहाँ पे येलो बना दो, इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो ये हो गया आपका येलो। उसके बाद है ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज होगा। सो ऑरेंज कितना है, 34। 34 मतलब कहीं यहाँ पे होगा, बस इतना। सो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये ऑरेंज का हो जाएगा। तो देखो यहाँ आप क्या बता रहे हो, यहाँ देख के ही बता दोगे आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर कौन सा है। सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर कौन सा है, जो सबसे बड़ा ग्राफ है, सबसे ऊंचा ग्राफ है, दैट इज़ ब्लू। सो यहाँ पे बार ग्राफ का फ़ायदा ये है कि आप इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके पास मिलता है। सो विजुअली आप इसको चेक करके बता सकते हो कि डेटा आपको देना यहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा बार ग्राफ्स में। ठीक है, सो बार ग्राफ्स में क्या है, आपको यूनिट एक कंसिडर करनी पड़ेगी, कोई भी यूनिट कंसिडर करने के बाद में फिर आप अपना एक बॉक्स के हिसाब से उसको यूनिट को कंसिडर करो, क्योंकि यहाँ पे देखो 55 बॉक्स बनाना बहुत मुश्किल है। सो कोई भी अपने हिसाब से आप एक यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 430 स्टूडेंट हो जाते हैं, 190 हो जाते हैं, 550 हो जाते हैं, 490 हो जाते हैं, 34, तो यहाँ क्या मानना पड़ता है हमें, एक यूनिट को मानना पड़ता 100 स्टूडेंट्स, क्योंकि अब 550 स्टूडेंट्स हो गए। सो 550 बनाना मुश्किल है ना। तो यहाँ 10 स्टूडेंट यूनिट नहीं मान सकते आप। 10 स्टूडेंट यूनिट मानोगे तो आपको 55 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। सो हम क्या मानेंगे, 100 स्टूडेंट्स मानेंगे 1 यूनिट के बराबर। सो 100 मानोगे तब आपका बार ग्राफ बन पाएगा। ओके, अभी क्या होता है, कई बार डबल बार ग्राफ भी बनाने को आते हैं। सो डबल बार ग्राफ में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। उसमें क्या होगा, आपको 2 डाटा दिए होंगे, 2 डाटा दिए होंगे तो आपको दोनों डाटा के हिसाब से बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास। ओके, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10 आपकी बुक में दिया है। तो ये कहता है मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी। देखो उसने एक टेबल यहाँ पे सीधा बना देता हूँ मैं। स्टूडेंट्स हैं कुछ हमारे पास और स्टूडेंट्स का कुछ डाटा है। एक आशीष नाम का स्टूडेंट है, एक अरुण नाम का स्टूडेंट है, एक कविश है, ठीक है, माया और रीता। ये जो है यहाँ पे 5 स्टूडेंट लिए गए हैं। इन 5 स्टूडेंट्स के बारे में कुछ डाटा है। तो डाटा क्या है कि इनके कुछ क्वार्टरली एग्ज़ाम हुए थे और हाफ ईयरली हुए थे, कुछ उसमें उनके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली एग्ज़ाम हुए, उसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए। सो आशीष के मार्क्स आए 10 और 15, 15 एंड 18, 12 एंड 16, 20 एंड 21, 9 एंड 15। ठीक है, सो अब हमको इन्हें क्या करना है, बार ग्राफ के ऊपर दिखाना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 20 है मैक्सिमम। ठीक है, तो आप यूनिट मान सकते हो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स मान सकते हो। तो क्या होगा, क्योंकि आपको 10 बॉक्स तक मैक्सिमम जाएगा, फिर नहीं तो आपको 20 बॉक्स तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी अगर कॉपी में 20 बॉक्स अवेलेबल हैं तो आप 20 बॉक्स, फिर आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मार्क्स मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स मान लिया है। सो अब यहाँ पे क्या है, आपको डबल ग्राफ बनाने पड़ेंगे, डबल बार ग्राफ बनेगा। ओके, सो डबल बार ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे आशीष का नाम सबसे पहले,
ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके, ये वाली जो लाइन दिखाएगी वो क्या दिखाएगी, स्टूडेंट्स दिखाएगी, और ये वाली लाइन दिखाएगी आपकी मार्क्स, ठीक है। अब ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको दो। आशीष, अब देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 2 मार्क्स, यहाँ पे 4 मार्क्स, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये हो जाते हैं आपके 20, ठीक है। सो आशीष के जो सबसे पहले ये बना लो आप, क्वार्टरली वाले ग्राफ बना लो, ठीक है। सो क्वार्टरली में कितने मार्क्स आए हैं, उसके 10 मार्क्स आए हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ यहाँ पे बना देते हैं आशीष के नाम का। तो 2 ग्राफ आपको बनाने हैं एक्चुअली यहाँ पे। सो आशीष के नाम का एक ग्राफ बना दो, बार ग्राफ, जिसमें उसके मार्क्स हैं 10, ठीक है। अब बनाना है हमें हाफ ईयरली वाला ग्राफ। तो हाफ ईयरली में 15 है तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। जस्ट इसके बगल में ही बनेगा ये। सो ये हो गया आशीष का हाफ ईयरली ग्राफ। इसको क्या है, थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस लाइन मार देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई ये हमारा जो है हाफ ईयरली वाला है, ठीक है। सो उसको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा हमें। कैसे लिखना पड़ेगा कि भाई ये तो शो करता है किसको, क्वार्टरली को ये तो शो कर रहा है, इस तरह की जो बॉक्स बनेगा वो तो क्वार्टरली मार्क्स शो कर रहा है। और अगर इस तरह का बॉक्स बना रहे हैं हम ये लाइन वाला, सो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हाफ ईयरली मार्क्स, ठीक है। सो ये हमें यहाँ पे इंडिकेशन लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंडिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, डबल ग्राफ में आपके पास 2 चीज़ें आ गई। पहली चीज़ है इंडिकेशन, दूसरी चीज़ है यूनिट। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। सिंगल ग्राफ में क्या कर रहे थे आप, सिर्फ आप यूनिट को मेंशन कर रहे थे। अब उसके बाद किसका नाम है भाई, अरुण का नाम है। तो सेम डिस्टेंस लेते हुए अरुण का नाम लिख दो। अरुण के कितने हैं, 15 हैं और 18 हैं। सो इसने तो भाई हाफ ईयरली में ही 15 मार्क्स ले लिए। सो पहले इसका ग्राफ यहाँ तक गया, ठीक है। मैं बाद में इसके फ़ायदे बताऊंगा कि डबल बार ग्राफ के क्या फ़ायदे हैं। अरुण के 15 है और उसके बाद 18 है। सो 18 यहाँ तक जाएगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको लाइनिंग बना देंगे इसमें, ठीक है। इसको किसी दूसरे कलर में भी बना सकते हो आप, है ना, दूसरे डिस्टिंग्विश हो जाएगा ना, दूसरे कलर में बना सकते हो तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा आसानी से। तीसरा स्टूडेंट बनाते हैं अब कविश। कविश के मार्क्स कितने, 12 है, बहुत कम है भाई इसके तो। सो 12 यहाँ तक आया। कविश तो पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी, ओके। लेकिन हाँ, ये हाफ ईयरली में पढ़ने लगा है। सो इसके 16 मार्क्स आ गए हाफ ईयरली में। सो हाफ ईयरली में 16 मार्क्स इसने अचीव किए। तो ये हो गया इसका हाफ ईयरली। इसको फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको लाइनिंग कर देंगे। सो लाइनिंग से हमें पता चल गया कि ये लाइनिंग कैसी है, इसका लाइनिंग का इंडिकेशन है हाफ ईयरली। उसके बाद चौथा स्टूडेंट माया। सो माया कैसा पढ़ती है भाई, ओके। माया के तो 20 मार्क्स हैं, वेरी गुड। सो माया के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 20। सो इसका जो ग्राफ है बिल्कुल ऊंचा ही चला गया एकदम। सो इसके 20 मार्क्स हैं, ओके। और फिर इसके 21 मार्क्स भी आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ग्राफ थोड़ा सा और ऊंचा गया इसका, यहाँ पे 21 हो गए, 21 यहाँ तक गया। सो ये 21 हो गए, ठीक है। सो इसको 21 को क्या करते हैं हम, थोड़ा सा लाइनिंग बना देते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। सो माया तो भाई एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा पढ़ती है। उसके बाद आती है रीता। रीता पढ़ती ही नहीं बिल्कुल भी। रीता के 9 मार्क्स हैं। सो 9 मार्क्स को दिखाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक ग्राफ हो जाएगा 9 का। उसके बाद इसके मार्क्स हैं 15 कहाँ आता है, 15 आता है यहाँ तक, कहीं तक, ओके। हाफ ईयरली में इसने पढ़ना शुरू किया है तो इसके 15 मार्क्स आ गए।
इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है, ओके। अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो आप कि पहली चीज़ तो वही है कि ग्राफ देखते ही आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं? माया के हैं। सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है? माया की है। सो जिसकी सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स माया के हो गए, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि क्वार्टरली में कौन सा बच्चे ने मार्क्स कमाए हैं और हाफ ईयरली में किस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं। सो आशीष के क्वार्टरली एग्ज़ाम में मार्क्स कम थे, हाफ ईयरली में बढ़ गए। अरुण के क्वार्टरली में कम थे, हाफ ईयरली में बढ़ गए, क्योंकि बाद वाली जो बिल्डिंग है ऊंची है। कविश के भी कम थे, उसके भी ज़्यादा हो गए। इसके भी कम थे, इसके ज़्यादा हो गए। इसके भी कम थे, इसके भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो सभी बच्चों ने जो है ग्रोथ करी है ना। ग्रोथ का मतलब क्या है कि सभी के जो है क्वार्टरली में कम मार्क्स थे और हाफ ईयरली में मार्क्स ज़्यादा आए। मतलब बच्चे जो है क्वार्टरली की बजाय हाफ ईयरली में अच्छे से पढ़े, ठीक है। सो हाफ ईयरली में अच्छे से पढ़े तो डबल ग्राफ से क्या है, हमें कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। डबल ग्राफ का जो मतलब है वो है हमारा कंपैरिजन। डबल ग्राफ से हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसकी क्वार्टरली और हाफ ईयरली का प्रोग्रेस जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक। सो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी पढ़ने वाले हैं, किसी डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उस डेटा को फिर अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ेंगे हम यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो एक टेबल मैं बनाता हूँ। टेबल हम एक बना लेते हैं। इस टेबल में मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के हम मार्क्स लिखते हैं। तो यहाँ पे पहली उसमें लिख देते हैं हम सब्जेक्ट, दूसरे में लिख देते हैं हम टैली मार्क्स, ठीक है। तीसरे में लिख देते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं। तो हम सब्जेक्ट लेते हैं, पहला लेते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं साइंस, तीसरा ले लेते हैं हम इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली। अब मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 7 मार्क्स आए हैं। तो 7 मार्क्स को टैली में कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 5 और 7, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 7 आए हैं। और साइंस में मान लेते हैं 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स 9 आए हैं। सो 1 2 3 4 5 तो ये हो गया 6 7 8 9। तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 9 आए हैं। और 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 8 आए हैं। तो 8 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब देखो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी है किसी भी डेटा में कोई चीज़ कितनी बार यूज़ हुई है, ओके। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए आपके कितने? 12 एंड 15 कितने हो गए? 27 27 एंड 13 कितने हो गए? 27 एंड 13 हो गए आपके 40 स्टूडेंट्स, ओके। समझ गए बात? सो 5 to 7 मार्क्स आने की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी हो गई? 12 हो गई। कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो मार्क्स हैं वो 7 आए हैं। तो 7 मार्क्स आने की फ्रीक्वेंसी हो गई 12। 9 मार्क्स आने की फ्रीक्वेंसी हो गई 15 और 8 मार्क्स आने की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो हो गई 13, ठीक है। तो समझ आई बात? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? देखो अभी यहाँ पे स्टूडेंट 40 थे तो आपने इजीली ये टेबल को अरेंज कर दिया। मान लो कहीं पे 200 या 300 या 400 लोगों का आपको एक
डाटा कलेक्ट करना हो, तो उसमें क्या होगा कि टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी टेबल को छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाएंगे हम, ठीक है। ग्रुप्स में कुछ स्लॉट बनाएंगे कि भाई ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके 0 से लेके 10 मार्क्स तक आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कवर हो जाएंगे, और 10 से लेके फिर 20 किसके मार्क्स आए हैं, तो उस तरह से वहाँ पे हम ग्रुप एक डाटा बना सकते हैं। जैसे एक 60, जैसे हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी बुक में दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स इन क्लास 8th। तो क्लास 8th में आपके टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, और 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स की एक टेबल बनी है, ठीक है। अब इसको आपको फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है, ठीक है। सो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में कैसे अरेंज करेंगे, देखो किसी बच्चे के 21 मार्क्स हैं, किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं। देखो ये बुक में देख लो, क्वेश्चन बहुत अनअरेंज डाटा है, ठीक है। इस डाटा को हमें अरेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कि भाई ऐसे बच्चे ले सकते हैं जिनके मार्क्स 0 से देखो एक ग्रुप ऐसा हो सकता है, 60 बच्चों का ग्रुप बनाना है आपको यहाँ पे। तो 60 बच्चों के मैं थोड़े से ग्रुप में डिवाइड कर लेता हूँ। मैं करता हूँ कि भाई एक ग्रुप बना लिया मैंने 0 से 10, एक ग्रुप बना लिया मैंने 10 से लेके 20, एक ग्रुप बना लिया 20 से लेके 30, एक बना लिया 30 से 40, एक बना लिया 40 से लेके 50 बच्चों का ग्रुप, और एक बना लिया 50 से लेके 60 बच्चों का ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप। आपने क्या करा कि 10 बच्चों का ग्रुप बना लिया, तो यहाँ पे 10 बच्चों का डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी एंट्री हुई आपकी, 1 2 3 4 5 6 एंट्री हुई। नहीं तो आपको एंट्री कितनी बनानी पड़ रही थी, 60 एंट्री बनानी पड़ती 60 बच्चों के लिए। दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टैली मार्क्स, कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 2 आए हैं। तो यहाँ पे 0 से लेके 10 के जो ग्रुप के बच्चे हैं, देखो ये रोल नंबर वाइज मैंने अरेंज कर लिया कि भाई 0 से लेके 10, मतलब 1 से लेके 10 तक के जो बच्चे हैं वो आपके इस ग्रुप में आ गए 10 से 20। अब देखो इसमें क्या है कि लोअर ग्रुप शामिल होता है। ये ग्रुप का मतलब है कि 0 तो छोड़ दो, क्योंकि 0 तो होगा नहीं कुछ भी। तो 1 रोल नंबर यहाँ पे इंक्लूड है 1 से लेके 10, 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 10 है इसके अंदर इंक्लूड। जो लोअर जो सेगमेंट होता है इसको बोलते हैं इसका लोअर लिमिट। ये जो ग्रुपिंग मैंने करी है, इस ग्रुप में ये जो पहले वाला होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बाद वाला होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट हो गई, एक अपर लिमिट हो गई। और इसका साइज़ कितना है, देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप का साइज। साइज ऑफ ग्रुप हो गया कितना, 10 बच्चों का ग्रुप लिया मैंने, सो उसको बोलते हैं साइज ऑफ द ग्रुप। ये हो जाएगा आपका लोअर क्लास लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, ठीक है। और इसको बोलते हैं साइज़ कह सकते हो या विड्थ भी कह सकते हो। साइज़ कह दो या विड्थ कह दो, दोनों की बात एक ही है। साइज़ और विड्थ एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। तो टैली मार्क्स यहाँ से जो 1 से लेके 10 तक, 0 से लेके जो 10 वाला ग्रुप है उसमें टैली मार्क्स 2 हैं, तो इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो केवल जो 10 बच्चों के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 2 मार्क्स हैं उसके, ठीक है। अब 10 से लेके 20 के बीच कितने हैं, 10 वाले हैं, ठीक है। इनके कितने हैं, 10 हो गए, ओके। उसके बाद 20 से 30, देखो ये हैं आपके मार्क्स, ये यहाँ पे मार्क्स हैं। 0 से लेके 10 के बीच कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो ऐसे बच्चे हमारे पास हैं सिर्फ 2।
जिनके मार्क्स 0 से लेके 10 के बीच हैं। मार्क्स तो 0 भी हो सकते हैं ना, तो एक ग्रुप में क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। और ये टैली मार्क्स हो गए। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से लेके 10 के बीच आए हैं, तो 0 से लेके 10 के बीच वाले जो स्टूडेंट हैं, ऐसे 2 स्टूडेंट हैं केवल जिनके 0 से लेके 10 के बीच मार्क्स आए हैं। अब 10 से लेके 20 तक, अब 10 से 20 में क्या है, मैंने बताया आपको कि लोअर क्लास लिमिट शामिल होता है, अपर क्लास लिमिट उसमें शामिल नहीं होता है। तो इसमें 10 से लेके 19 वाले 19.999 तक वाले शामिल होंगे, लेकिन 20 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जिसके 20 मार्क्स होंगे वो इस वाली क्लास में आएगा, ठीक है। सो अगर किसी की ऐसे बच्चे कितने हैं, ऐसे बच्चे 10 हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में हैं। उसके बाद 20 से 30 के बीच मान लेते हैं कि 21 बच्चे हैं। सो यहाँ पे हो गया 5, 10, 15, 20 एंड एक बच्चा और है। तो ऐसे बच्चे कितने हैं, 21 बच्चे हैं। 21 बच्चों के मार्क्स 20 से लेके 30 के बीच आए हैं। 30 से 40 वाले कितने ले लिए हमने, मान लेते 19। सो 5, 10, 15 और 19। तो ऐसे बच्चे कितने हैं, 19 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से लेके 40 के बीच हैं। उसके बाद 40 से लेके 50 के बीच 7 दिए हैं। सो 1, 2, 3, 5, 7 होगी। तो ऐसे बच्चे कितने हैं, 7 बच्चे हैं। 50 to 60 बच्चे एक है सिर्फ, तो ऐसे बच्चे एक हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल अगर काउंट करोगे तो 60 होने चाहिए, क्योंकि सैंपल कितने बच्चों का है, 60 बच्चों का है। तो टोटल इसको काउंट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 60, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 हैं। तो इस तरह की जो टेबल होती है हमारी, उसको बोलते हैं हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा डेटा हमें दिखाना और भी इजी हो जाता है। समझ गए बात। उसके बाद हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, तो मैंने आपको बता ही दिया है, ओके। तो देखो एक थोड़ी चीज़ और है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। कभी कभी बार ग्राफ आपको ना कहीं पे किस तरह का दिखाई देगा वो भी आप देख लो। कहीं कहीं पे ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहीं कहीं पे डिफरेंट कैटेगरीज का आप बार ग्राफ देखोगे। इस तरह का अगर कोई बार ग्राफ है तो यहाँ पे कहीं पे ना आप इस तरह की आपको एक लाइन दिखाई देगी और बार ग्राफ आपका यहाँ से शुरू हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह बार ग्राफ बना होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये लाइन सीधी नहीं है, यहाँ पे जैग्ड लाइन है, जिग जैग लाइन दिखाई गई है। तो इस जैग्ड लाइन का मीनिंग है कि ये जो इतना पोर्शन है ना, इस पोर्शन के लिए डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या ये पोर्शन हमने कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब है डाटा ऑफ दैट पोर्शन इज नॉट अवेलेबल, ओके। तो इसको जैग्ड लाइन से हम दिखा देते हैं, जिग जैग लाइन से दिखा देंगे इसको। तो अब हम पढ़ने वाले सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट, आई थिंक मैच सभी देखते होंगे सब बच्चे। तो उसमें ऐसे सर्कुलर फैशन में दिखाते हैं, है ना, कि भाई इसके रन इतने 21 रन यहाँ से आए हैं और 40 रन यहाँ से आए हैं, 29 रन उसके यहाँ से आए हैं। इस तरह से दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। अब ये देखो सर्किल कोई भी हो, कोई भी सर्किल कितने डिग्री में डिवाइड होता है, 360 डिग्री में डिवाइड होता है ना। 360 डिग्री में ये पूरा का पूरा सर्किल डिवाइड होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। ये 270 डिग्री हो जाएगा।
ये पूरा का पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ये चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि आपका पूरे दिन का जो शेड्यूल है, शेड्यूल में लिख देता हूँ। तो शेड्यूल में हम क्या करते हैं, कुछ घंटे सोते हैं, सोने के बाद में कहाँ जाते हैं हम, स्कूल जाते हैं। ठीक है, स्कूल के बाद कुछ खेलते भी हैं। ठीक है, खेलने के बाद कुछ होमवर्क भी करते हैं और कुछ अदर कुछ काम करते हैं हम। ठीक है, मान लेते हैं कि सोते हैं हम 8 घंटे हैं, स्कूल हम 6 घंटे जाते हैं, खेलते हम 2 घंटे हैं। ठीक है, होमवर्क मान लेते हैं हम 4 घंटे करते हैं, तो कितने हो गए, 24 आवर होते हैं ना एक दिन में, 8 6 14 14 एंड 6 20, और अदर काम को करने में हमें मान लेते हैं कि 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसको आपको सर्कल ग्राफ पे दिखाना है या पाई चार्ट पे दिखाना है। तो अब यहाँ पे जो स्लीपिंग आवर है आपका 8 आवर्स है। ठीक है, तो 8 आवर्स 24 आवर्स का कितना होता है, सो 8 ऑफ 24 कितना हो जाएगा, 8 ऑफ 24 हो जाएगा 8 बाई 24 इंटू 100। ठीक है, सो 3 ये 33.33% आ जाएगा। सो 33। अब देखो क्या करना है आपको, एक सर्किल बनाना है। ठीक है, और उस सर्किल में देखो या तो आप परसेंट में निकाल लो या डिग्री में निकाल लो आप। ठीक है, इसको डिग्री में भी निकाल सकते हो। 8 ऑफ 24 इंटू 360 डिग्री, डिग्री में इजी रहेगा। तो यहाँ पे 8 3 जा 24, 3 से इसको कट किया हमने तो कितना है 120 डिग्री। यानी कि ये जो ग्राफ है आपका स्लीपिंग ग्राफ, ये कहाँ तक जाएगा, 120 डिग्री तक जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से 0 शुरू होगा, यहाँ पे कहीं पे 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे 120 हो जाएगा। तो ये सेंटर ले लिया हमने। तो इतने में क्या दिखाओगे आप कि इतने में आप सो रहे हो। ठीक है, स्लीपिंग ग्राफ हो गया ये आपका। ओके, अब दूसरा देखो, स्कूल देखो, स्कूल कितना 6 घंटे गए, 24 घंटे टोटल में से 360 डिग्री। सो 6 4 जा कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, सो 90 डिग्री तक आपको बनाना है सोने वाला। 90 कहाँ से शुरू होगा, 90 यहाँ से शुरू होगा, इसके आगे से। ठीक है, तो ये 4 पे आपका हो जाएगा ये। उसके बाद 90 कहाँ पे होगा, 7 पे। तो यहाँ पे आपको ये बनाना है। ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये एंगल कितना लिया था आपने 120 डिग्री। ठीक है, ओके, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ये एंगल ड्रॉ कर सकते हो आप इजीली। तो ये आवर क्या हो गए आपके, ये स्कूल के आवर्स हो गए। अब दूसरा आपको बनाना है प्ले। प्ले का सबसे कम है भाई 2 आवर्स, तो 2/24 इंटू 360। ठीक है, सो 2/24 12 हो गया, 12 3 जा 30 डिग्री हो गया। सो 30 डिग्री आपने प्ले के लिए बनाना है। 30 डिग्री कितना होगा, देखो ये आपका टोटल कितना होता है, 12 होते हैं इसमें यूनिट्स। ठीक है, और 360 इसमें डिग्री होती है, तो एक में कितना होता है 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे 7 से 8 तक अगर हम जाएंगे तो कितना डिग्री कवर होगा, 30 डिग्री कवर होगा। तो 7 से 8 तक गए। इसको थोड़ा आप ना वॉल क्लॉक के हिसाब से देख लो। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 होता है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे 6 है। ओके, ये 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 11 और ये 12। ओके, तो उसमें क्या है कि लिखना नहीं है आपको, ये नहीं लिखना है इसमें, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो 30 डिग्री कहाँ से बनेगा, 7 से लेके 8 तक। ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। ये आपको किससे बनाना है, ये प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेते हुए बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाना है आपको। तो कैसे रखोगे, इस तरह इसको सेंटर में रखोगे यहाँ पे और 30 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। उसके बाद क्या है, होमवर्क कितने हैं, 4 घंटे हैं। तो 4 घंटे का 4/24 इंटू 360, 4 6 जा 24, 6 तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो प्ले का कितना टाइम है आपका, 30, ये हो गया प्ले का, ठीक है। होमवर्क का कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 कितने में, 2 पोर्शन में कवर होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री में क्या है आपका, होमवर्क है। उसके बाद अदर्स में 4 घंटे वो फिर 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कवर हो जाएगा इसमें आपका अदर्स में। समझ आ गया बात। तो कोई भी अगर आपको पिक्चोरियल डिस्प्ले देना है, इसका सर्कुलर ग्राफ अगर बनाना है, देखो ये डिग्री नहीं लिखना है यहाँ पे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, डिग्री नहीं लिखना है इसमें, ओके। तो ग्राफ ये जो बनेगा इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, या तो डिग्री लगा के बाद में उसको रब कर सकते हो आप। तो ये बनेगा आपका इस तरह का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ को कहते हैं हम पाई चार्ट, ओके। सो इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो, इस एक्सरसाइज में यही पढ़ने वाले हो कि पाई चार्ट आपको कैसे बनाना है। तो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ट्राई दीज भी दिया है, आप कर सकते हो बहुत इजीली। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।